आप म्यूट हो वोरा साहब। इस अचल जी के पास आता हूं। इस बीच एक समाचार ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हो गई है, जिसके अंतर्गत बिहार में कल एक दिन में 5 पुल गिरे हैं। ये मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है, और पिछले कुछ 15 दिन के अंदर ही कुछ 10-12 पुल गिर चुके हैं। और मैंने एक व्यक्ति से बात की जो बीजेपी के व्यक्ति थे, तो बोलते हैं हाँ वो बारिश आती होता है। मैंने कहा शायद आपको लग रहा होगा कि ये खबर सिर्फ पड़ोसी देश की है सर, हमारे देश की नहीं है। मैंने कहा शायद आपको लग रहा होगा कि खबर जो है 10-5 पुल एक दिन में गिरते हैं, 11-12 पुल 15 दिन में गिर चुके हैं, ये खबर पड़ोसी देश की होगी, हमारे देश की नहीं है, और ये सुशासन बाबू की खबर है। बोलते हैं हाँ कुछ वहां पे। मैंने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं, इतने पुल कहाँ गिरते हैं, दुनिया में कहीं गिरते देखे हैं? रेत के महल बनाए हैं आपने तो। और नीतीश बाबू की तो अधिकतर सरकार जो बनी है वो तो एनडीए के साथ रही है हमेशा से, आरजेडी के साथ तो बहुत कम सरकार रही है उनकी तो। लेकिन इस समय नीतीश के ऊपर भी उंगली उठ रही है कि भाई तुम सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहे हो पिछली बार उसमें। ये तुमने पैसा लिया नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे अंडर में लोगों ने पैसा खाया तो है, अरबों में खाया है, खरबों में खाया है। और जो सबसे बड़ा पुल जो लास्ट ईयर गिरा था, जो गंगा नदी के ऊपर था 1700 करोड़ का, उसका जो मेन आर्किटेक्ट इंजीनियर जो है और जो ठेकेदार है वो गुजरात का है, ये भी मैं बता दूं आपको। तो गुजरात कनेक्शन आज की डेट में हर जगह है। वैसे एक चीज और भी गुजरात से आई है खबर कि दुनिया के वन ऑफ द जो बिगेस्ट कॉन्स हैं, जो धोखाधड़ी हुए हैं, जो अमेरिका में पकड़े गए हैं, अमेरिकन गुजराती है ऋषि शाह, 8,300 करोड़ का चूना लगाया है उन्होंने गूगल को, गोल्डमैन सैचेस को और बाकी मल्टीनेशनल्स को। और इंडिया में होता तो शायद मोदी जी उसको बचा लेते थे कि उसके गवाह मरवा देते थे या उसको फिकवा देते थे या उसको खरीद लेते थे, कुछ भी होता था, लेकिन उस आदमी का कुछ नहीं होता था अगर उसका नाम ऋषि शाह होता था। लेकिन वहां पे वो पकड़े भी गए और कुछ ही हफ्ते में उनको पनिशमेंट मिल गई है, 7.5 साल की सजा मिली है, एसेट सीज हुए हैं और बाकी कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरी भारतीय कौम को शर्मसार होना पड़ा है। और जज जो थे वहां पर अमेरिका के अंदर बड़े जज हैं थॉमस डर्किन, उनका कहना है दिस इज द बिगेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, बिगेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। और वैसे भारत के कौन तो मेहुल चौकसी वगैरह तो सब भागे हुए आपको पता है। तो ठोक तंत्र के द्वारा उनको बचाया भी जाता है, भगाया भी जाता है, लेकिन ऋषि शाह को बचाने वाला वहां कोई नहीं था। वैसे निखिल गुप्ता का केस में भी निकल के आएगा तो पता लगेगा कि कौन कौन से ऐसे ऑफिसर है जो उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि रॉ तो प्रधानमंत्री ऑफिस के अंडर में आता है ना। तो सिर्फ एक ओवैसी साहब थे जिन्होंने निखिल गुप्ता की चर्चा की थी। बाकी संसद में तो गर्माहट बढ़ती चली जा रही है राकेश अचल। और मोदी जी हेड ऑन ले रहे हैं इस टाइम राहुल को, हेड ऑन, राहुल भी हेड ऑन ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता इनकी बासी रोटी खाने को तैयार नहीं है, और रुकी हुई घड़ियां लोग पसंद करते नहीं है सर, घंटा घर में वो देखते नहीं उनकी ओर। ये सही बात है राकेश जी। धन्यवाद दिनेश जी, बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जो समाज है उसमें रुकी हुई कोई भी चीज पसंद नहीं की जाती, उसको अपशकुन माना जाता है। घड़ी को तो खास तौर पर, रुकी घड़ी को तत्काल हटा के दीवार से या तो नई घड़ी बदल दिलाते हैं या उसमें नया सेल डालते हैं। तो ये कोशिश इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के अवाम ने की, और उसने एक नया सेल डाला। विपक्ष में नई ऊर्जा के साथ लोकसभा में हमने देखा। लेकिन संकट यही है कि गुजरात का जो मॉडल है वो इस देश की मान प्रतिष्ठा को, देश में ही नहीं विदेशों में भी, जैसा आपने जिक्र किया, जिन शाह का, मैं तो शाह का नाम लेने से डरता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार एक मोदी के नाम को लेकर के कुछ कह दिया तो बेचारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, उसकी लोकसभा सदस्यता छीन ली गई और उसका बंगला खाली करा लिया गया था। तो अब शाह के बारे में आपने चर्चा की है, बहुत ही आपका बिल्कुल 56 इंची वाला मामला है। तो ये शाह तो चाहे अमित शाह हो, चाहे उनके बेटे हो, चाहे जिन शाह का आपने नाम लिया ये हो, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाले हैं। और ऋषि शाह भ्रष्टाचार, नाम है, ऋषि शाह। जी 8,300 करोड़ का, $1 बिलियन का कौन है सर ये? हाँ, तो इन्होंने हमारे जो हर्षद मेहता जी थे उनका भी कीर्तिमान तोड़ ताड़ के एक नया कीर्तिमान अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है भ्रष्टाचार के जी मामले में। और बात पुलों की आती है, सुशासन की आती है, तो मुझे बार बार याद आता है कि जो सनातन का और हिंदू का छाता तान के राजनीति कर रहे हैं पिछले 10 साल से लोग, ये भूल जाते हैं कि मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ शेर शाह सूरी द्वारा बनाए गए पुल 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के आज तक जिंदा है, उन पर नेशनल हाईवे के ट्रक निकलते हैं। और वह बिहार में एक बरसात में 1.5 साल पहले, 6 महीने पहले उद्घाटन के ठीक बाद आधा दर्जन से ज्यादा पुल गिर जाते हैं।
और उनमें भी गुजरात कनेक्शन आता है, तो आप समझ लीजिए कि अब संसद में भी ये गुजरात कनेक्शन लगातार गूंजने वाला है। अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस तरह से संवाद हुआ, पूरे देश ने देखा, आपने आंकड़े गिनाए कि उनको देखने वालों की संख्या में कितना अंतर था। निश्चित तौर पर देखिए, संसद में मैंने एक जो बीमारी पकड़ी इस बहस में, एक दूसरे पक्ष ने कहा कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो अब झूठ पर झूठ बोलने का जो प्रतिस्पर्धा थी, वो उसमें मोदी जी पिटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी तो लगातार झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने भी झूठ बोला होगा कि गरीबी हटेगी, नहीं हट पाई, लेकिन ये तो अच्छे दिन लाने की बात 10 साल करते रहे, अच्छे दिन आए दिन। तो अब इनका झूठ पकड़ में आने लगा है और संसद में पकड़ में आने लगा है। इनके पास समर्थन में जब बौछार होती है राहुल गांधी की, तो आधी कैबिनेट को खड़ा होना पड़ता है। बीच बीच में माननीय प्रधानमंत्री को तो खड़ा होना ही पड़ा, जबकि अभी तक का जो एक परंपरा है उसमें है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री सबसे अंत में बोलते हैं, बीच में टोका टाकी कभी नहीं करते। किसी भी कोई भी बोल रहा हो, गंभीर से गंभीर, झूठा से झूठा आरोप लगा रहा हो, तो भी माननीय प्रधानमंत्री जो भी होते हैं वो चुपचाप बैठते हैं और अपने नंबर का इंतजार करके हर हर सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ धैर्य की सीमाएं हर क्षण टूट रही थी। प्रधानमंत्री खड़े होते थे, उनका गृह मंत्री खड़ा होता था, उनका कानून मंत्री खड़ा होता था, उनका कृषि मंत्री खड़ा होता था, उनका संसदीय कार्य मंत्री खड़ा होता था, फिर भी बचाव नहीं हो रहा था। और इसकी वजह खास ये रही कि मोदी जी एक भ्रम में रहे कि उनकी टक्कर उनसे है या फिर शाहजहां से है। तो शाहजहां तो अब है नहीं, उनकी टक्कर उन्हीं के बनाए शाहजादे से है, जो शाहजादा नहीं है, जो सड़क पर चलने वाला एक आदमी है जिसने पूरे भारत को 2 बार नापने की कोशिश की है। तो अब उनकी टक्कर उस शाहजादे से है, और उनका बार बार जो टकराव की मुद्रा वो ले रहे हैं, उससे उनका ही माथा लहूलुहान हो रहा है। और आप देखेंगे, जैसा कि आपने आशंका और संभावना जताई है, कि जिस दिन बजट सत्र शुरू होगा इस देश का, उस दिन ये बौछार, ये मानसून की जो हमले हैं विपक्ष की ओर से और तेज होंगे। और ये जो सरकार है, जिसको आप बैसाखी की सरकार कहें या जैसी कहें, गठबंधन की सरकार कहें, ये बड़ी तेजी से बेनकाब होगी, ध्वस्त होगी। और यही इस सरकार की मुझे लगता है नियति है। और ये आज नहीं, जैसा अभी क्रिकेट की भाषा में गढ़वी साहब ने बड़े मजेदार बात कही कि अभी तो शुरुआत है, बिस्मिल्लाह है, कप्तान ने ठुक ठुक शुरू किया है, अभी तो टीम बाकी है। अखिलेश बोले हैं, और आने वाले दिनों में इनके पास वक्ताओं की कमी नहीं है। और ये सत्ता पक्ष को बेनकाब करने, उनके झूठ को सामने लाने में कामयाब होंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन टकराव की जो राजनीति थी वो और गंभीर हो गई है। अभी तक अदावत की राजनीति थी, अब अदावत की राजनीति से एक कदम आगे सीधे सीधे टकराव की राजनीति आ गई है, जो न देश के हित में है, न लोकतंत्र के हित में है। बात अच्छी तब होती कि मोदी जी मान लेते कि वो बैसाखी की सरकार चला रहे हैं और उन्हें सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। वो उन्हें विनम्रता की जरूरत थी, लेकिन वो छेड़खानी पर उतर रहा है, राजनीतिक छेड़खानी जिसे कहते हैं ना। वो कहते हैं आपको तो 99 सीटें मिली है 543 में से, आपका नंबर तो आप फेल हो गए हैं, और हम देखिए हम इतना लेके आए, और आप ये मानने को तैयार नहीं कि वो ग्रेस से पास हुए हैं। दो दो पार्टियों का ग्रेस उन्होंने संभाला हुआ है। तो देखिए, आने वाले दिन बहुत अच्छे इस मामले में तो होंगे कि लोकतंत्र का स्वास्थ्य सुधरेगा। जी। एक्चुअली 200